आज की कहानी एक ऐसे लालची इंसान की है जिसने दौलत पाने के लिए ब्लैक मैजिक करवाया, जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को अपनी जान गंवाना पड़ी। तो होता कुछ यूं है कि लेस्माना नामी एक शख्स एक दिन अपने विला में एक प्रीस्टेस को बुलाता है। वो प्रीस्टेस इस घर की बेसमेंट में जाती है और ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट करती है। साथ ही एक बकरे का कटा हुआ सर अपने सामने रख देती है। वो लेस्माना से कहती है, जो मैंने मंगवाया था वो तुम लाए हो। लेस्माना अपने ब्रीफ केस से एक औरत के बाल और पैसे निकाल कर उसे देता है। वो बाल कागज में लपेटकर खा जाती है और फिर अपने बाल उतारकर लेस्माना को खिला देती है और फिर वो पैसों को जला देती है और लेस्माना के हाथ पर चाकू से कट लगाती है। तो लेस्माना उसे बुरा भला कहने लगता है। उसी वक्त प्रीस्टेस हवा में फ्लोट करने लगती है। जैसे ही लेस्माना उसे देखता है तो उसकी मैजिकल पावर्स पर यकीन आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ आज से। फिर इस कमरे में नोटों की बारिश होने लगती है। लेस्माना का ब्रीफकेस नोटों से भर जाता है। लेस्माना मुड़कर देखता है तो वहाँ वही बकरा जिंदा खड़ा होता है। यानी वो बकरा असल में शैतान था जिसको लेस्माना ने एक जान दी और बदले में उसे दौलत मिली। वो प्रीस्टेस इसे कहती है कि शैतान ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है, घर जाओ और भी बहुत सी दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेस्माना जैसे ही इस बेसमेंट से निकलता है दरवाजा बंद हो जाता है। फिर टाइम गुजरने लगता है। लेस्माना को रातों रात कामयाबी और बहुत सी दौलत मिलने लगती है, लेकिन इसकी बीवी मर जाती है और सब यही समझते हैं कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन असल में लेस्माना ने अपनी बीवी के बाल देकर उसकी कुर्बानी दी थी शैतान को और बदले में दौलत हासिल कर ली थी। उसकी एक बेटी भी होती है। पहली बीवी के मरने के बाद वो लक्ष्मी नामी एक एक्ट्रेस से शादी कर लेता है जिसके पहले से 2 बच्चे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि इसको बिजनेस में नुकसान होने लगता है। उसका सब कुछ बिक जाता है, सिर्फ विला ही बचता है जो उसकी बेटी आल्फी के नाम होता है। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। लेस्माना की बड़ी बेटी आल्फी को कॉल आती है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। लेस्माना बहुत बीमार होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है। आल्फी अपनी माँ के मरने के बाद अपने बाप की दूसरी शादी से डिसहार्ट होकर उससे अलग हो गई थी और अब 10 साल से वो अकेली रह रही थी। वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे उसकी सौतेली बहन माया, सौतेला भाई रूबेन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली मिलते हैं। नर्स बताती है कि लेस्माना को स्किन डिजीज है और उसके ऑर्गन्स भी फेल हो रही हैं। लेस्माना की स्किन से बहुत स्मेल आ रही होती है। बाकी सब रूम से बाहर चले जाते हैं, सिर्फ आल्फी वहाँ रह जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। लेस्माना आल्फी का हाथ पकड़ लेता है और साथ ही कर्टन के पीछे से एक चुड़ैल नुमा औरत निकलती है। वो आगे बढ़ती है लेकिन अचानक गायब हो जाती है। आल्फी अपने बाजू की तरफ देखती है तो लेस्माना की जगह उसी औरत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। उसी वक्त लाइट आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। अचानक लेस्माना बेड से उठता है और आल्फी को पकड़ लेता है। शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। अब लेस्माना लिली पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलकर लिली पर गिरने लगता है। आल्फी इस वाक़ये से बहुत खौफजदा हो गई थी। कुछ देर बाद आल्फी की सौतेली माँ लक्ष्मी भी वहाँ आ जाती है। वो लोग आल्फी के नाम जो विला था उसको सेल करना चाहते थे। आल्फी अक्सर ख्वाब में अपनी माँ को मरता हुआ देखती थी। अगले दिन आल्फी अपने विला जाती है जो कि शहर से दूर एक जंगल में वाक़या था। वो घर बहुत पुराना हो चुका था। वो वहाँ बेसमेंट का दरवाजा देखती है जिसको लॉक के अलावा कीलों के साथ भी मजबूती से बंद किया होता है और इस पर बहुत से पेपर्स लगे होते हैं जिन पर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। कुछ देर बाद लक्ष्मी वहाँ माया और यूबिन के साथ आ जाती है। उसके साथ सबसे छोटी बेटी नारा भी होती है जो कि आल्फी की बायोलॉजिकल सिस्टर भी थी। वो लोग वहाँ घर के डॉक्यूमेंट्स और कीमती सामान ढूंढने आए थे। अगले दिन उन्हें वापस जाना था। आल्फी अपने रूम में जाती है। यूबिन उसके खाने के लिए कुछ लाता है। सिर्फ वही आल्फी की केयर करता था और उसे बहन मानता था। यूबिन वापस नीचे आता है तो माया इसे टूल बॉक्स देकर कहती है कि बेसमेंट का दरवाजा खोलना है, हो सकता है वहाँ कोई कीमती सामान मिल जाए। आल्फी भी एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सी अजीब चीजें मिलती हैं जिनके जरिए ब्लैक मैजिक किया जाता था। वहाँ इसे अपनी पिक्चर भी मिलती है। दूसरी तरफ माया बेसमेंट के दरवाजे से सारे पेपर्स उतार देती है और रूबिन लॉक को तोड़ देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकलता है जो कि इनके करीब से होता हुआ गुजर जाता है। फिर वही हवा का झोंका हॉस्पिटल में लेस्माना के रूम में आ जाता है। लेस्माना के मुंह से खून निकलने लगता है। वो अपने मुंह से बालों का गुच्छा निकालता है जो बढ़ता बढ़ता उसकी गर्दन और चेहरे के गिर्द लिपट जाता है और लेस्माना मर जाता है। विला में लक्ष्मी आकर बेसमेंट के दरवाजे से अंदर देखती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो यूबिन को अंदर जाने का कहती है। इसी वक्त आल्फी आ जाती है और यूबिन को वहाँ जाने से रोकती है।
वो कहती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसे ऊपर एक रूम में भी कुछ मिला है। लक्ष्मी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसी टाइम नारा को बेसमेंट में कुछ दिखाई देता है। वो बताने की कोशिश करती है तो लक्ष्मी गुस्से से उसे डांट देती है, लेकिन जैसे ही नीचे देखती है 2 हाथों ने उसके पाँव जकड़ लिए थे। वो हाथ उसको नीचे बेसमेंट में खींच लेते हैं। रूबिन और आल्फी उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते। बेसमेंट से बहुत अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। माया अपनी माँ को पुकारती है। अचानक लक्ष्मी उछलकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है और माया पर हमला कर देती है। वो अब पोजेस्ड हो चुकी थी। वो माया के बाजू पर काट लेती है। आल्फी उसको हथौड़े से मारती है तो हथौड़ा उसके सर में ही रह जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद लक्ष्मी फिर से उठ जाती है और अपने सर से हथौड़ा निकाल देती है। अब वो दरवाजे के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि खुशकिस्मती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। फिर वो वहाँ से खिड़की का शीशा तोड़कर जंगल की तरफ निकल जाती है। रूबिन सामान आगे रखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। आल्फी माया के जख्म पर बैंडेज करती है। नारा वहाँ आती है। उसके हाथ में एक अजीब सा पुतला होता है। वो कहती है ये इसे बाहर से मिला है। आल्फी वो पुतला उससे ले लेती है। रूबिन आल्फी को बुलाकर बाहर ले जाता है। कार की सारी वायर्स कटी हुई थी जो लक्ष्मी ने काटी थी। अब वो लोग वहाँ फंस चुके थे। आल्फी रूबिन को कहती है कि वो पुलिस या किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे जो उन लोगों की मदद कर सके। फिर वो रूबिन को नारा के पास छोड़कर माया को लेकर बाहर जंगल में जाती है ताकि करीब के गाँव में जाकर कोई ट्रीटमेंट ले सके, क्योंकि माया की तबीयत खराब हो रही थी। वो लोग बारिश में जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ लक्ष्मी नजर आती है। वो दोनों छुप जाते हैं। आल्फी अपने बैग से हैमर निकालती है और माया को वहीं बैठने की ताकीद करके लक्ष्मी को देखने जाती है। उसके जाते ही माया उसके बैग से एक डायरी निकालती है जिसमें आल्फी ने लक्ष्मी और अपने सौतेले बहन भाई की पिक्चर्स और उनके बारे में अपनी नफरत भरे इमोशंस का इजहार किया हुआ था। आल्फी वापस आती है तो माया, जो कि कुछ देर पहले ही उसको अपना हमदर्द समझ रही थी, वो पूछती है कि तुम हमें स्टॉक करती रही हो इतना अरसा। आल्फी अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करती है लेकिन माया उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से अकेले ही जाने लगती है। आल्फी इसे बहुत रोकती है लेकिन माया वहाँ से भाग जाती है और आल्फी को नहीं मिलती। मजबूरन आल्फी को माया के बगैर ही वापस घर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रूबिन का लिली से कांटेक्ट हो जाता है। वो उसे अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाता है। आल्फी वहाँ आकर रूबिन को सारी बात बताती है। रूबिन भी उससे नाराज होता है। वो कहता है कि तुम हमसे इतनी नफरत करती हो इसीलिए माया को बाहर खतरे में छोड़ आई हो। आल्फी कहती है कि सुबह होते ही वो माया को ढूंढने जाएगी। अब आल्फी उसको एक रूम में लेके जाती है जहाँ पहले उसने ब्लैक मैजिक के लिए चीजें देखी थी। वहाँ एक नोटबुक में बनी ड्राइंग्स देखकर आल्फी कहती है कि इस औरत को उसने हॉस्पिटल में देखा था। फिर उसकी नोटबुक में कुछ सिंबल्स बने हुए देखकर कहती है ये वही सिंबल्स हैं जो उस दरवाजे पर लगे हुए थे। हो सकता है ये सिंबल्स उस दरवाजे के अंदर ही किसी चीज को रोक कर रखने के लिए लगाए गए हों। फिर एक और बुक में से उसे पता लगता है कि ये औरतें डार्क प्रीस्टेस होती हैं जो शैतान की पुजारी होती हैं और शैतान ही उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स देता है। अब इन दोनों को समझ आने लगता है कि ये सब कुछ लेस्माना ने करवाया है ताकि वो दौलत हासिल कर सके। फिर हम देखते हैं कि सुनसान जंगल में जाते हुए माया को अपनी माँ लक्ष्मी दिखाई देती है जो माया पर अचानक हमला कर देती है, लेकिन माया खुद को बचाने के लिए उसे मार देती है। दूसरी तरफ नारा आल्फी के रूम में सो रही होती है कि उसके पीछे कबर्ड से उसकी माँ की आवाज आने लगती है जो उसे बुला रही होती है। नारा डर कर उठ जाती है। वो कबर्ड खोलकर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो दोबारा लेट जाती है। फिर उसके पीछे एक औरत दिखाई देती है और उसका बेड जोर जोर से उछलने लगता है। कोई औरत चीख चीख कर उसे बुला रही होती है। नारा चिल्लाती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अचानक खामोशी छा जाती है। नारा बेड के नीचे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बेड के ऊपर बैठती है तो वो औरत उसके पीछे ही बैठी हुई होती है। नारा की चीख सुनकर रूबिन और आल्फी रूम में आ जाते हैं। वहाँ बेड के नीचे वही खौफनाक औरत मौजूद होती है जो कि वही प्रीस्टेस थी। वो दोनों मुश्किल से नारा को इस चुड़ैल नुमा औरत से बचाते हैं। वो नारा को छोड़कर आल्फी को पकड़ लेती है। रूबिन बेड हटाता है तो वो गायब हो जाती है। आल्फी बेहोश हो जाती है और उसको अपने बचपन की वो मेमोरी दिखाई देती है जब वो अपनी माँ के साथ थी और अचानक किसी सुपर नेचुरल पावर ने उसकी माँ को धक्का देकर बिल्डिंग से गिरा दिया। आल्फी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है तो वही चुड़ैल नुमा प्रीस्टेस उसकी माँ को नीचे खींचकर गिरा देती है और आल्फी के बाजू पर उसकी माँ को बचाती
मारते हुए नेल्स के निशान बन गए थे जो आज भी उसकी बाजू पर मौजूद थे। सुबह हो चुकी थी। लिली वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन उसकी कार जंगल में फंस जाती है। इतने में माया वहाँ आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें रूबिन के पास ले चलती हूँ। लेकिन लिली बैक मिरर में देखती है कि माया ने अपने पीछे हैमर छुपा रखा होता है। वो डर जाती है। लिली पूछती है तुमने हैमर क्यों उठाया हुआ है? ये सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है। वो हैमर से कार की विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है और लिली को भी मार देती है। माया भी अब पोजेस्ड हो चुकी थी। उसके बाद माया घर वापस आती है। वो देखती है कि आल्फी की तबीयत ठीक नहीं है। उसे घर में एक आवाज बार बार पुकार रही होती है। वहाँ उसके करीब मौजूद डेविल भी दिखाई देता है। फिर उसे बेसमेंट के दरवाजे में वही औरत दिखाई देती है। माया बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ उसे 5 पुतलों से बनी एक माला मिलती है। फिर इसे दोबारा उस औरत की आवाज आती है। माया पूछती है तुम कौन हो? तो वही प्रीस्टेस बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे बहन भाई ने मुझे चुन लिया है, अब तुम भी मेरी गुलामी में आ जाओ। माया अपना सर झुका देती है। वही औरत उसके पीछे बैठी होती है। आल्फी को होश आ जाता है। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो उसे अपनी माँ पियानो बजाते हुए दिखाई देती है। वो उसके करीब आकर बैठ जाती है, लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। आल्फी डर जाती है। वो औरत उसके सामने अपना चेहरा चीरने लगती है। आल्फी डरकर मुंह छुपा लेती है। उसी टाइम माया उसके सामने आ जाती है। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थी। रूबिन और आल्फी माया के सामने बैठे होते हैं। आल्फी बहुत घबराई हुई होती है और उसके उस बाजू की अजीब हालत हो रही थी जिसको उस प्रीस्टेस ने पकड़ा था। वो रूबिन को नारा के हाथ भी दिखाती है। उसने भी जब से वो पुतला पकड़ा था उसके हाथ भी अजीब वहशतनाक से दिखाई दे रहे थे। आल्फी रूबिन को याद दिलाती है कि उसकी माँ ने कहा था कि खुशकिस्मती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। वो कहती है कि जो औरत उनको बार बार दिखाई देती है वो आल्फी की माँ को ले गई थी और अब वही औरत रूबिन की माँ में है। वो आल्फी और नारा को यहाँ से जाने नहीं देगी। वो कहती है कि उन्हें उसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। माया कहती है कि वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। रूबिन पूछता है कि कौन है वो जिसकी माया बात कर रही है, लेकिन माया जोर जोर से हंसने लगती है। म्यूजिक रिकॉर्डर बजने लगता है। सामान उड़ने लगता है। बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। रूबिन माया से पूछता है तुम वहाँ क्या कर रही हो? माया दोबारा बोलती है कि वो तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देगा। खिड़की के बाहर फिर से वही प्रीस्टेस दिखाई देती है। रूबिन माया को ढूंढने जाता है जो कि गायब हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक रूम में माया रोती हुई नजर आती है। रूबिन उसे कहता है कि हमें जाना है यहाँ से। माया मुड़कर देखती है तो वो वही प्रीस्टेस थी। रूबिन वहाँ से भागता है, लेकिन जहाँ जाता है वो औरत सामने आ जाती है। रूबिन मुश्किल से दरवाजा बंद करता है तो उसके पीछे माया बैठी होती है और कहती है कि वो आल्फी और नारा को हासिल करना चाहता है। उसके हाथ में रूबिन का पुतला था। वो बताती है कि उसने माया और लिली को जंगल में मार डाला है। वो दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती है कि वो वहाँ है। वो तुम्हारा और मेरा इंतजार कर रहा है। जब दरवाजा खुलता है तो उसके पीछे वही डेविल यानी शैतान खड़ा होता है। माया कहती है कि यही सही टाइम है कि नारा और आल्फी को शैतान के हवाले करके लसमाना का कर्ज चुका दिया जाए, क्योंकि आल्फी और नारा दोनों ही लसमाना के बायोलॉजिकल बच्चे थे। जब रूबिन शैतान की गुलामी पर राजी नहीं होता तो माया को गुस्सा आ जाता है। वो पुतले का बाजू तोड़ देती है। रूबिन का भी बाजू उसी वक्त टूट जाता है। फिर वो रूबिन की टांग तोड़ती है। रूबिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर आल्फी और नारा के सामने ही वो पुतले की गर्दन अलग कर देती है तो रूबिन की गर्दन भी तन से जुदा हो जाती है। अब नारा का पुतला उठाती है तो नारा को कोई ताकत खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। उसके बाद माया आल्फी का पुतला उठाकर जमीन पर रखती है, फिर बार बार इसको उछालती है। आल्फी भी बिल्कुल उसी तरह जमीन पर से उछलने लगती है। कुछ देर बाद आल्फी को होश आता है तो वो बेसमेंट में होती है। उसको अपने सामने पास्ट दिखाई दे रहा था। प्रीस्टेस वहाँ रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है और लेस्माना वहाँ आता है। प्रीस्टेस कहती है तुम वो लाए हो जो मैंने मंगवाया था। लेस्माना कहता है कि मैं नहीं ला सकता। आल्फी मेरी बेटी है। यानी लेस्माना की पहली बीवी के बाद प्रीस्टेस ने आल्फी की कुर्बानी मांगी थी। प्रीस्टेस कहती है तुम्हें शैतान से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। लेस्माना उसको बाल निकाल कर देता है। प्रीस्टेस बाल देकर चिल्लाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेस्माना वहाँ पड़ा हुआ चाकू उठाकर प्रीस्टेस को मारता है। प्रीस्टेस मरने से पहले लेस्माना के बाल नोचकर कागज में लपेटकर
कर खा जाती है और लेस्माना को कहती है कि जल्द ही तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेस्माना वहीं बेसमेंट में प्रीस्टेस को दफना देता है। ये सब देखने के बाद आल्फी पीछे देखती है तो नारा सीढ़ियों में बेहोश पड़ी होती है। माया उसके पास बैठी हुई होती है। माया आल्फी के पुतले में कील घुसा देती है, फिर वो आल्फी का बाजू तोड़ती है। आल्फी उसके गले में माया का ही पुतला लटके हुए देख लेती है। अचानक आल्फी हंसना शुरू कर देती है। माया उसके करीब जाती है और कहती है कि इसमें हंसने की क्या बात है। अब माया आल्फी की टांग तोड़ देती है। आल्फी उसे उसका पुतला दिखाती है जो करीब आने पर उसने माया की माला से अलग कर लिया था। माया डर जाती है। उसी वक्त आल्फी पुतला आग में फेंक देती है और माया भी जलकर मर जाती है। आल्फी जमीन खोदकर प्रीस्टेस की लाश निकालती है और उसके पेट में से लेस्माना के बाल निकाल लेती है और उसे आग में डाल देती है। अब उसका बाजू पहले जैसा हो जाता है, लेकिन अचानक प्रीस्टेस उसे पीछे से पकड़कर कब्र में नीचे खींच लेती है। आल्फी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो प्रीस्टेस की लाश के साथ ही लेटी हुई होती है और आल्फी की बॉडी बालों में लिपटी होती है। आल्फी चाकू से बाल काटकर खुद को आजाद तो कर लेती है, लेकिन उस गड़े से निकल नहीं पाती। अचानक उसको एक हाथ दिखाई देता है और माँ की आवाज आती है। वो हाथ पकड़कर गड़े से ऊपर आती है तो असल में वो नारा होती है जो उसे ऊपर खींचती है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कर्ज खत्म हो चुका है और नारा और आल्फी उस घर से निकलकर वापस जा रहे होते हैं।